प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग की प्री बोर्ड की परीक्षाओं का तिथि निर्धारित हो गया है और होम साइंस गृह विज्ञान की परीक्षा परहैप्स 18 को है। आज इसी संदर्भ में आप लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं या कह सकते हैं कि आएगा। तो इसमें हम आज टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन के बारे में फिर बताते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हम स्टेप वाइज बात कर रहे हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया, ये लेसन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से एक प्रश्न तो लॉन्ग आना ही आना है, दीर्घोत्तरी प्रश्न। इसमें प्राकृतिक श्वसन के बारे में आप सभी जानते हैं, एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, लेकिन कभी कभी बहुत सी परिस्थिति ऐसी होती है जिस स्थिति में व्यक्ति सांस जो है वो नेचुरल नहीं ले पाता है, उसकी सांस अवरुद्ध हो जाती है। खासकर जैसे कि जब कभी कोई नदी में डूब जाता है या कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कभी कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है और फांसी लगाता है, उस परिस्थिति में नेचुरल सांस की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दे करके उसके जीवन की रक्षा की जाती है। इसी संदर्भ में कुछ कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 3 विधि की, जिसमें है सिल्वेस्टर विधि, लोबोट विधि और शेफर्स विधि। इसमें तीनों विधियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सिल्वेस्टर विधि, लोबोट विधि और शेफर्स विधि। इन तीनों विधि में से कोई भी विधि पूछी जा सकती है, तो इन तीनों विधियों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले अगर हम शेफर विधि की बात करते हैं तो शेफर विधि एक कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जब कोई भी पेशेंट होता है उसे प्राकृतिक रूप से श्वसन नहीं आती है तो उसे कृत्रिम श्वसन इस विधि से दे करके उसके जीवन की रक्षा की जाती है। इस विधि में रोगी को मुंह के बल लिटाया जाता है और मुंह के बल लिटाने के बाद उसके दोनों हाथ सिर को फैला देते हैं। दोनों हाथ और सिर को फैलाने के पश्चात घुटने के बल बैठाकर रोगी को कसकर पूरी ताकत से रखते हैं और इसके बाद उनके फेफड़े के अंदर हवा डाली जाती है। ये इस कार्य में किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी हम कह सकते हैं कि यह श्वसन प्रक्रिया एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने श्वसन से यानी मुंह के द्वारा ये श्वसन दी जाती है। यह प्रक्रिया 10-12 बार तक यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और इस प्रक्रिया को दोहराने के पश्चात जो श्वास होती है वो स्वाभाविक रूप से आने लगती है और या फिर इतनी कह सकते हैं कि इतनी आ जाती है कि रोगी की प्राणों की रक्षा की जा सकती है। इसमें जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है उस फिगर को भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि फिगर का एक अपना ही महत्व होता है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते थोड़ा कम भी हैं और चित्र बना देते हैं तो नंबर बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी बात, हम सिल्वेस्टर विधि की बात करते हैं। सिल्वेस्टर विधि में 2 प्राथमिक चिकित्सक की आवश्यकता होती है। ये एक प्रक्रिया, अभी हमने देखा कि शेफर विधि में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि सिल्वेस्टर विधि जो होती है उसमें 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी 2 लोग मिलके ही श्वास दे पाते हैं। इसमें रोगी को चित लिटाया जाता है, चित मतलब सीधा लिटाया जाता है। कंधे के नीचे तकिया का कोई कपड़ा मोड़कर रख देते हैं और उसके बाद ताकि उसका थोड़ा सा कंधे का पोर्शन ऊपर की तरफ हो जाए और घुटने के बल बैठकर रोगी को कोहनी के नीचे हाथ रखकर अपनी ओर खींचते हैं, अपनी तरफ खींच करके उसको श्वास देने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। और प्राथमिक चिकित्सक को रोगी की जीभ साफ कपड़े से पकड़कर बाहर निकाल देनी चाहिए। ये प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें कभी कभी जीभ का कटने का डर रहता है, इसीलिए या तो रोगी के जो टंग होता है जीभ को कस के पकड़ लेना चाहिए, कपड़े से बाहर कर देना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है तो जबड़ों के बीच में एक चम्मच रख देना चाहिए, ताकि कभी दांत बैठने की स्थिति में जो रोगी का जीभ है वो न कटे और सुरक्षित रहे। अब हम तीसरी विधि की बात करते हैं, लोबोट विधि।
सर्वप्रथम रोगी के वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिए, यानी कि अगर कपड़े टाइट पहना है कोई पेशेंट तो उसके कपड़ों को ढीला करना चाहिए और घायल को एक करवट लिटाना चाहिए। और ये लोबोट विधि जो होती है वो जब कोई रोगी की हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डियाँ टूटने के बाद अगर उसे श्वास लेने में कोई दिक्कत होती है तो उस स्थिति में लोबोट विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये सारी चीज़, चूँकि हम गृह विज्ञान की छात्राएं हैं और गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें प्राथमिक चिकित्सक के बारे में एक गृहिणी को पूर्ण रूप से परफेक्ट होना चाहिए, ताकि कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है तो कम से कम वो डॉक्टर तो नहीं हो सकती है लेकिन कम से कम रोगी की जान की रक्षा कर सकती है। और जान है तो जहान है, जान में बहुत जान ही से तो पूरी दुनिया है। तो रोगी की इस विधि में रोगी की पीठ के बल लिटाकर उसकी ठोड़ी को ऊपर की ओर उठाकर कंधों के नीचे तकिया लगाना चाहिए और यह क्रिया धीरे धीरे 1 मिनट में 15-20 बार श्वसन देना चाहिए, जिससे वायु फेफड़े में पहुंच सके और श्वास लेने में सहायता मिले। जब तक रोगी श्वास लेना आरंभ न करे तब तक ये क्रिया दोहराना चाहिए। तो बच्चों, कृत्रिम श्वसन के अंतर्गत जो हमारी तीनों विधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दृष्टिकोण से भी, और आगे भी आपको ये विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंपटीशन में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस लेसन से यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त हम अगर स्वास्थ्य के अंतर्गत बात करते हैं तो हड्डियों की टूट कितने प्रकार की होती हैं, हड्डियों की टूट कौन कौन सी होती हैं, इसे आपको पढ़ना है। आय बजट के पोर्शन से अगर देखा जाए तो आय क्या होता है, बजट क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको प्रदूषण के चैप्टर से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जो है ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है। प्रदूषण से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही, प्रश्न वही आएंगे जो आपको पढ़ाया गया है, आपके कोर्स में लिखाया गया है। टूट के बारे में जैसे कि सामान्य टूट, विशेष टूट, बहुखंडी टूट, कच्ची टूट, पेजिता टूट, पचडंडी टूट, इन सारे टूटों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा और संभव हो तो चित्र की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से प्रश्न आएंगे। सब मिला के आपका प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा बनाया गया है, आप आसानी से कर सकते हैं, जो पढ़ाया गया वही दिया गया है। तो बच्चों अपनी तैयारी करिए, आप लोग रिवीजन करिए अधिक से अधिक। इसके अतिरिक्त कुछ रोगों के बारे में जैसे अतिसार के बारे में, टाइफाइड के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। थैंक यू।